आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। समाजवाद, साम्यवाद एवं रूस की क्रांति, इसका पूरा लेक्चर आपको यूट्यूब पर दे दिया गया है। आज हम लोग सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? देखिए, इसका आंसर देने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये भारतीय भवन के बुक है और इसमें जितने भी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के उस सब का आंसर दिया गया है। सभी प्रश्नों का आंसर इसमें दिया गया है चैप्टर के लास्ट में। लेकिन इस वीडियो को देखने से आपको यह फ़ायदा होगा कि प्रत्येक प्रश्न से कुछ न कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताया जाएगा। जितने भी ऑप्शन है हो सके तो उस सभी ऑप्शन से एक नया प्रश्न बना करके आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा रॉबर्ट ओवन। अब देख सकते हैं पहला ऑप्शन है सेंट साइमन। तो सेंट साइमन फ्रांस के था। सेंट साइमन का संबंध फ्रांस के था। चार्ल्स फूविये भी फ्रांस के था और ये जो लुई ब्ला है इनका संबंध भी फ्रांस से है। रॉबर्ट ओवन से एक प्रश्न और पूछता है। वह प्रश्न पूछेगा कि संतुष्ट श्रमिक ही आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए वो कौन व्यक्ति था जिसका कथन था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन होता है। ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। सेंट साइमन से एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्येक को उनके क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार यह कथन किनका है? तो यह कथन सेंट साइमन का है। प्रत्येक को उनके क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार, यह कथन सेंट साइमन का है। हालांकि जितने भी यहाँ पर समाजवादियों के नाम दिए गए हैं उसका हर एक का बात पूरे लेक्चर में दिया गया है। आप मेन वीडियो में देखिएगा तो सबका जवाब आसानी से पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना, देखिए प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था लंदन में और यह हुआ था सन 1864 में। 3 इंटरनेशनल संघ की स्थापना पढ़ना पड़ता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसमें से जो प्रथम इंटरनेशनल है उसकी स्थापना हुआ है 1864 में लंदन में। बात करें दूसरे और तीसरे के, तो जो दूसरा इंटरनेशनल है उसका गठन हुआ था 1889 में। 1889 में और यह हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और बात करें तीसरा के, तो तीसरा जो इंटरनेशनल की स्थापना हुआ था वह हुआ था 1919 में और यह हुआ था रूस के मॉस्को में। तो ध्यान रखिएगा, तीनों इंटरनेशनल के पहला हुआ था 1864 में, दूसरा हुआ था 1889 में और तीसरा हुआ था 1919 में। साथ ही साथ आप उनके स्थान का भी याद रखेंगे। पहला हुआ था लंदन में, दूसरा हुआ था पेरिस में और तीसरा हुआ था मॉस्को में। तीसरा प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, 1917 में रूस में 2 क्रांति हुआ था। एक हुआ था फरवरी महीने में, एक जो हुआ था वह हुआ था फरवरी महीने में और एक जो हुआ था वह हुआ था अक्टूबर महीने में। कभी कभी आपको मिल जाएगा कि नवंबर महीने में। तो तारीख के लिए करके आप देखिएगा कि 2-2 तारीख आपको दे देगा। एक ही बुक में आपको एक ही घटना के लिए 2 तारीख देगा। उसके लिए
आपको एक कैलेंडर के बारे में समझना होगा कि ऐसे तारीख का जो हेरा फेरी वह क्यों हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो रूस में आप 2-3 क्रांति के बारे में पढ़ेंगे या घटना के बारे में, तो उन सब की अलग अलग तिथि दिया होता है। तो देखिए, पहले रूस में एक कैलेंडर चला करता था जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर, और इस जूलियन कैलेंडर को बाद में हटा करके एक नया कैलेंडर अपनाया गया रूस में, जिसे कहा गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्तमान में अधिकांश देशों में यही ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलित है। इनका निर्माण जो किया था इस ग्रेगोरियन कैलेंडर का, ग्रेगोरियन नामक ही एक पादरी थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। ये कैलेंडर अंग्रेज़ों की देन है। तो ये जो जूलियन कैलेंडर था रूस में, उसे 1918 में हटा करके उसके स्थान पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया गया। तो ये जो जूलियन कैलेंडर है, ये जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे का चलता है। या यूँ कहे कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। तो जब भी आपको तारीख में अंतर मिले तो आप 13 दिन या तो बढ़ा देंगे या 13 दिन घटा देंगे। जब बात करें जूलियन कैलेंडर के तो 13 दिन को घटा लेंगे, और जब बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर के तब 13 दिन बढ़ा करके उसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन 1917 ईस्वी में जो पहली रूसी क्रांति हुआ था उसका क्या नाम था। तो 1917 में जो रूसी क्रांति था उसे फरवरी क्रांति कहा गया, और 1917 में एक और रूसी क्रांति हुआ था जिसे हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। तो एक और क्रांति हुआ था एक और क्रांति हुआ था 1917 में ही, और वह हुआ था 25 अक्टूबर 1917 में। तो चूँकि 25 अक्टूबर को हुआ था इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। लेकिन अगर इसमें आप 13 दिन जोड़िएगा तो 13 दिन जोड़ने के बाद 7 नवंबर का तारीख आता है, 7 नवंबर। तो कभी कभी इस अक्टूबर क्रांति को नवंबर क्रांति भी बोल देते हैं, क्योंकि जब 13 दिन बढ़ाया जाता है तो महीना बदल जाता है और वह नवंबर आ जाता है। तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था वह शुरुआत में तो हुआ था फरवरी महीने में, लेकिन बाद में एक और हुआ था 25 अक्टूबर को, या आप बोल सकते 7 नवंबर 1917 के। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो रूस के जो बोल्शेविक क्रांति है उसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। लेनिन बोल्शेविक जो दल है, बोल्शेविक जो पार्टी है, उसका मेन मुखिया लेनिन था। रूस के जो क्रांति हुआ था, रूस में जो क्रांति हुआ था, उस क्रांति के सबसे मेन जो नायक था वही था लेनिन। इसका संबंध रूस से है, और इसके जन्म के बारे में पूछा जाता है तो लेनिन का जन्म 1870 में हुआ था और इसकी मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। अब बात करेंगे इनके ऑप्शन पर, तो पहला ऑप्शन है केरेंस्की। देखिए 1917 में जो पहला रूसी क्रांति हुआ था फरवरी महीने में, अब देख सकते हैं 1917 में 2 क्रांति हुआ था, एक हुआ था फरवरी महीने में और एक हुआ था अक्टूबर महीने में। तो जो फरवरी महीने में हुआ था वो फरवरी महीने में रूस के राजा को हटाया गया था, और फिर जब अगली बार क्रांति हुआ था तो वहाँ पर एक शासक था जिसका नाम था केरेंस्की। इस केरेंस्की को हटा दिया गया। तो रूस के गद्दी पर केरेंस्की का शासन हुआ करता था। इसी केरेंस्की को हटा करके लेनिन रूस के शासन पर कब्जा किया था, रूस के गद्दी संभाला था। तो देखिए रूस में 1917 में जब फरवरी महीने में क्रांति हुआ था तो उस समय एक राजा था जार निकोलस द्वितीय। उस जार निकोलस द्वितीय को हटा दिया गया और उसके बाद केरेंस्की को शासक बनाया गया। लेकिन बाद में इस केरेंस्की को भी 1917 में हटा दिया गया और एक और व्यक्ति शासक बने जिसका नाम लेनिन था। यही वो व्यक्ति था जो क्रांति का नेतृत्व किया था। सबसे महान नायक में से लेनिन का ही नाम आता है। ये जो ट्राटस्की है, ये ट्राटस्की का संबंध भी रूस से है। आपसे एक प्रश्न पूछता है कि बताइए लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं लाल कुर्ती। तो लाल जो कुर्ती जो है, लाल कुर्ती, ये लाल कुर्ती नामक सेना का गठन गैरीबाल्डी किया था। गैरीबाल्डी,
लेकिन यहाँ पर बात हो रही है लाल सेना। तो ये लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। लेनिन के कहने पर ट्राटस्की लाल सेना का गठन किया था। एक यहाँ पर ऑप्शन घ में है स्टालिन। तो देखिए, जब लेनिन की मृत्यु हो जाती 1924 ईस्वी में, तो लेनिन के बाद रूस के सत्ता पर स्टालिन बैठता है। स्टालिन रूस के एक शासक था। अगला प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो 1917 में जब रूसी क्रांति हुआ था तो उस समय रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। यहाँ पे एक और बात जान ला जाए कि रूस में जो जार होता है उस जार का अर्थ होता है राजा। यह प्रश्न पूछा जाता है 10th में कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो जार का अर्थ राजा होता है। और जिस समय 1917 में रूसी क्रांति हुआ था उस समय वहाँ के राजा जार निकोलस द्वितीय था। इसके अलावा ऑप्शन ए दे रहा पीटर महान, ये भी रूस के राजा था और इसका नाम क्या है? महान लगा हुआ है, क्योंकि जिस समय यह गद्दी पर शासन कर रहा था उस समय रूस एक संपन्न देश था, साथ ही साथ बहुत बड़े भूभाग पर यह अधिकार स्थापित किए हुआ था। अलेक्जेंडर प्रथम का संबंध भी रूस से है, ये भी रूस के राजा था। फिर निकोलस प्रथम आया, ये भी रूस के राजा था। और अंतिम में जार निकोलस द्वितीय हुआ। इसी के समय में रूस में क्रांति हुई थी। तो ये देख रहे हैं चारों जो नाम दिया गया है, जैसे कि पीटर महान ये सबसे पहले राजा था, उसके बाद अलेक्जेंडर प्रथम बना था, फिर निकोलस फर्स्ट बना था और उसके बाद निकोलस द्वितीय गद्दी पर शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र जो है यह 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन हुआ था 1848 में। और यह घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स और उनका एक दोस्त था फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स और उनका दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स, इन दोनों के द्वारा लिखा गया था। तो कार्ल मार्क्स के दोस्त था फ्रेडरिक एंगल्स, इन दोनों के द्वारा साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा गया था। कभी कभी इसे अंग्रेजी में पूछ लेता है तो उसे बोलेंगे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसका मतलब हुआ साम्यवादी घोषणा पत्र। लेखक कौन हुआ? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। लेनिन बता दिए थे, लेनिन 1917 के बाद रूस के शासन संभाला था। यहाँ पर एक ऑप्शन है मैक्सिम गोर्की। ये जो मैक्सिम गोर्की है यह एक लेखक है और एक बहुत ही प्रचलित किताब है, उपन्यास है, जिसका नाम है माँ, या कभी कभी मदर दे देगा अंग्रेजी में। तो माँ उपन्यास के जो लेखक है वह है मैक्सिम गोर्की। एक प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय भी एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, बहुत बड़े लेखक हुए हैं। और लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा एक किताब लिखा गया जिसका नाम है वॉर एंड पीस, यानी युद्ध और शांति। यह प्रश्न पूछे जाते हैं युद्ध और शांति या वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है अप्रिल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रिल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। ट्राटस्की बताए थे आपको कि ट्राटस्की लाल सेना का गठन किया था, इसका संबंध रूस से है। केरेंस्की का संबंध भी रूस से है। जब जार निकोलस द्वितीय की हत्या हो जाता है तब रूस के गद्दी पर केरेंस्की का ही शासन स्थापित होता है। स्टालिन लेनिन के बाद यह व्यक्ति रूस के शासन पर अपना कब्जा स्थापित करता है। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लेनिन के उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन के उत्तराधिकारी यही स्टालिन था। और आप लोग जानते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना अपनाई जा रही थी, यानी भारत में 5 इयर्स प्लान था। और अब पढ़े हुइएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ये जो 5 साल का जो प्लान था यह हम लोग इसी सोवियत संघ रूस से लिए हैं, क्योंकि सबसे पहले स्टालिन ने ही अपने देश में 5 साल के प्लान लागू किया था, वहीं से हम लोग भी 5 वर्षीय योजना के प्लान लिए हैं। नेक्स्ट है युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस नामक पुस्तक का लेखक, तो इसका होगा लियो टॉल्स्टॉय। ध्यान रखेंगे लियो टॉल्स्टॉय। यहाँ पर ऑप्शन है प्लेखानोव। ये प्लेखानोव जो थे इसे रूस के प्रथम समाजवादी कहा जाता है। रूस के प्रथम समाजवादी, ये है प्रथम समाजवादी। अब सिर्फ सुन के काम चलाएंगे। रूस के प्रथम समाजवादी कौन है? प्लेखानोव। टॉल्स्टॉय वॉर एंड पीस के लेखक है। और जो मैक्सिम गोर्की है
यही व्यक्ति महा उपन्यास लिखे थे। एक यहाँ पर ऑप्शन घ है तुर्गनेव। ये जो तुर्गनेव है यह भी एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े लेखक थे। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है फादर्स एंड सन। फादर्स एंड सन्स। फादर्स एंड सन्स कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं तुर्गनेव ने। इसके अलावा तुर्गनेव ने एक और बुक की रचना की है, उसका नाम है द वर्जिन सॉइल। तुर्गनेव ने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द वर्जिन सॉइल। तो दो बुक देखिए तुर्गनेव द्वारा लिखा गया है, एक का नाम है फादर्स एंड सन्स और दूसरा का नाम है द वर्जिन सॉइल। नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति नेप यानी NEP का जन्मदाता कौन था? इसका आंसर होगा लेनिन। देखिए लेनिन 1917 ईस्वी में रूस के शासक बनता है और उस समय रूस की स्थिति बहुत ख़राब था। यानी जिस समय लेनिन रूस के गद्दी को संभालता है, रूस के शासन को संभालता है, उस समय रूस की स्थिति बहुत ही ख़राब था। अतः इस स्थिति को सुधारने के लिए लेनिन ने सन 1921 में, यह वर्ष याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्ष 1921 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू किया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू किया गया? इसका आंसर होगा लेनिन सन 1921 ईस्वी में। ऑप्शन ए में कार्ल मार्क्स दिया है। ये कार्ल मार्क्स जो है इन्हें समाजवादी जो समाजवादी विचारधारा है उसमें आधुनिक समाजवादी जो विचारधारा है उसके जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो जब आपसे प्रश्न पूछे कि आधुनिक समाजवाद के पिता या वैज्ञानिक समाजवाद के पिता कौन है, उसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। लेनिन के उत्तराधिकारी पूछे तो इसका आंसर होगा स्टालिन। और टाटास्की के एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? आंसर होगा ट्राटस्की। नेक्स्ट वही प्रश्न रिपीट किया गया है कि लाल सेना गठन किसने किया था? तो लाल सेना गठन ट्राटस्की ने किया था। हुआ यह कि जब लेनिन रूस के गद्दी पर अपना शासन स्थापित करता है तब उनका विचारधारा समाजवादी था। तो उस समाजवादी विचारधारा से जो भी लोग नफरत करते थे वो सभी लोग लेनिन के खिलाफ हो गए, क्योंकि लेनिन अपने देश में भी जितने भी बड़े उद्योगपति थे जिनके पास संसाधन की मात्रा बहुत ज़्यादा था उनसे छीन करके गरीब वर्ग में बंटवा दिया था। इससे वहाँ के बहुत सारे जो उद्योगपति वर्ग के लोग थे वो नाराज़ हो गया और लेनिन के विरोध में षड्यंत्र रचने लगा। अतः उन सभी को जितने भी लोग थे जो बाहर के थे या अंदर के थे उन सभी के समाप्ति के लिए लाल सेना का गठन किए थे। साथ साथ चेका नाम के भी एक संस्था था उसका भी गठन किए थे। अगला है चेका क्या है? तो देखिए चेका ये जो पुलिस दस्ता है, चेका पुलिस दस्ता है और यह लेनिन अपने विरोधियों को ख़त्म करने के लिए बनाया था। लेनिन अपने विरोधियों को ख़त्म करने के लिए एक पुलिस दस्ता की स्थापना किया था जिसका नाम है चेका। नेक्स्ट है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो 1918 में हुआ था। देखिए एक प्रश्न तो यहीं पर दे दिया गया है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुआ था? यह 1918 में हुआ था। और यह किस राष्ट्र के साथ हुआ था? यह हुआ था जर्मनी देश के साथ। आपको पता होगा कि सन 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इस प्रथम विश्व युद्ध में रूस भी शामिल था, लेकिन रूस की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, वह युद्ध करने के पक्ष में नहीं था। फिर भी रूस के जो राजा था जार निकोलस द्वितीय, उसके मनमानी कारणों की वजह से रूस की सेना युद्ध में शामिल होता है, लेकिन उनके पास संसाधन की भयंकर कमी होती है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि रूस बुरी तरीक़ा से इस युद्ध में हारने लगता है। अतः बाद में जा कर के बहुत सारे लोग विरोध करते राजा के खिलाफ में और राजा को गद्दी से हटा देते हैं। फिर उसके बाद रूस के सत्ता पर लेनिन बैठता है। जब लेनिन रूस पर शासन अपना स्थापित करता है तो वह सबसे पहले
जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध से रूस को क्या करता है, पीछे खींच लेता है। लेकिन युद्ध के शर्त के अनुसार उसे जर्मनी के साथ एक संधि करना पड़ता है। उस संधि का नाम है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, और यह संधि हुआ था 1918 में। और इस संधि के द्वारा हुआ क्या कि जो रूस का हिस्सा है, उस रूस के जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है, उस पश्चिमी हिस्सा को जर्मनी को देना पड़ता है। तो यह एक अपमानजनक संधि रूस के लिए था। लेकिन लेनिन का कहना था कि अगर कुछ हिस्सा को गवा करके बाकी हिस्सा को सुरक्षित रख रहे हैं तो वह भी रूस के फायदे के लिए ही है। अगला प्रश्न है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुआ? इसका आंसर होगा रूस। आपसे 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक कि साम्यवादी विचारधारा के कौन कौन देश है, तो इसका आंसर होगा रूस। साथ ही साथ चीन में भी समाजवादी विचारधारा है। एक देश है क्यूबा, यहाँ भी समाजवादी विचारधारा है। साथ साथ पूछे वियतनाम, तो वियतनाम में भी समाजवादी विचारधारा है। लेकिन शुरुआत किसने किया था, तो शुरुआत रूस देश ने किया। जब आपसे पूछे कि पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक में कौन कौन देश है, तो पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक में सबसे मेन आएगा यूएसए अमेरिका, फिर आएगा फ्रांस देश, फिर जर्मनी देश आएगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक है। जब बात करें भारत के, तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और हम देखते हैं रिक्त स्थान। क्रीमिया के युद्ध में रूस की हार हुई थी। क्रीमिया के युद्ध में रूस की हार हुई थी। देखिए सन 1854 से 56 में, 1854 की बात करें तो 1854 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है क्रीमिया। क्रीमिया जो क्षेत्र है यह पहले रूस का हिस्सा था। बाद में 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो जो क्रीमिया का क्षेत्र है, यह क्रीमिया का क्षेत्र यूक्रेन देश को मिला। लेकिन 2014 में इस क्रीमिया क्षेत्र को रूस क्या किया, जीत करके अपने हिस्से में मिला लिया। तो क्रीमिया का इतिहास बड़ा ही प्राचीन है, हमेशा इसके लिए विवाद होते रहता है। तो क्रीमिया के जब युद्ध हुआ था तो उस समय रूस की हार हुई थी। शुरुआत में जब क्रीमिया का युद्ध हुआ था, प्रथम बार क्रीमिया का युद्ध, तो रूस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। तारीख की बात करें तो वह हुआ था 1854 से लेकर 1856 ईस्वी तक। नेक्स्ट है दास कैपिटल के लेखक। दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। और यह किताब दास कैपिटल जो किताब है उसका प्रकाशन 1867 में हुआ था। तो 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दास कैपिटल से। पहला पूछेगा कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे? आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कब लिखा गया था? तो सन 1867 में। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए समाजवादियों के बाइबिल, ध्यान रखिएगा, समाजवादियों के बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का जो बाइबल है वह दास कैपिटल को ही कहा जाता है। यहाँ पे एक शब्द है बाइबिल। यह बाइबल एक किताब है और यह किताब ईसाई धर्म के सबसे प्रमुख किताब है। यानी एक धार्मिक किताब है बाइबल, जिसका संबंध किससे है? ईसाई धर्म से। तो जो भी लोग अपने आप को समाजवादी कहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा जो किताब है वह कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित दास कैपिटल किताब है। लेनिन बोल्शेविक दल के नेता था। लेनिन जो था वो बोल्शेविक दल के नेता था। बोल्शेविक। और रूसी भाषा में जो बोल्शेविक हो गया, इसको अगर हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब अर्थ होता है बहुसंख्यक। यानी बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक। और लेनिन इस दल के नेता था। बाद में इन्हीं लोगों के द्वारा एक क्रांति होता है जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम देते हैं। नेक्स्ट है लेनिन का जन्म। लेनिन का जन्म हुआ था 1870 में और सन 1924 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1870 में जन्म होता है, 1921 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यह व्यक्ति 1921 में रूस की स्थिति को सुधारने के लिए, रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नई आर्थिक नीति लाया था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन था। यही स्टालिन है जो रूस में
एक क्रूरतापूर्ण शासन स्थापित किया था, लेकिन इनके काल में रूस के आर्थिक दशा में काफ़ी सुधार हुआ था। यही वह व्यक्ति था जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया था, और इन्हीं के पंचवर्षीय योजना को हम लोग भी अपनाए हुए हैं। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में जर्मनी देश में। यहाँ पर देश पूछ रहा है तो आंसर होगा जर्मनी, वर्ष पूछे तो 1818 होगा। अब है सही गलत के चयन करना है। सेंट साइमन स्वप्नदर्शी समाजवादी था, ये बिल्कुल सही है। सेंट साइमन जो था, इसके अलावा सेंट साइमन के अलावा जो लुई ब्ला हुआ, चार्ल्स फूरिये हुआ, ये सभी स्वप्नदर्शी समाजवादी कहे जाते हैं। अगर स्वप्नदर्शी नहीं दे तो आप बोल सकते कल्पनादर्शी समाजवादी थे। यानी सेंट साइमन, लुई ब्ला और चार्ल्स फूरिये, इन सब का जो विचार था वह विचार सुनने में अच्छा था, लेकिन व्यवहार में लागू करना कठिन था। इसीलिए इन सब को स्वप्नदर्शी या यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना रूस में। यह गलत है, इसकी स्थापना जर्मनी देश में हुआ था। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय था। ये भी गलत है, क्योंकि जिस समय रूसी क्रांति हुआ था सन 1917 में रूसी क्रांति हुआ था, और उस समय रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय था। तो बस अलेक्जेंडर का जगह निकोलस होगा। जार निकोलस द्वितीय क्या था? राजा था, जार निकोलस द्वितीय। नारोदिक आंदोलन रूस में हुआ था, यह सही है। नारोदिक आंदोलन रूस में हुआ था, और यह आंदोलन किसानों के समस्या को दूर करने के लेकर हुआ था। किसानों के समस्या को लेकर के नारोदिक आंदोलन हुआ था, और यह रूस में हुआ था। नेक्स्ट है, कॉमिंटर्न की स्थापना लेनिन ने की। यह भी सही है। कॉमिंटर्न की स्थापना किसने किया था? लेनिन ने किया था। कॉमिंटर्न, देखिए ये जो कॉमिंटर्न शब्द है, यह रूस जितने भी दुनिया के समाजवादी लोग हैं उस सभी समाजवादी लोगों का एक ग्रुप के नाम है, जिसका स्थापना लेनिन ने किया था। लेनिन क्या किया? बहुत सारे समाजवादियों को इकट्ठा किया और उन सब के मिला के एक ग्रुप बनाया गया, एक समूह बनाया गया, और उसका नाम रखा गया कॉमिनटर्न। तो समाजवादी लोगों की एक संस्था के नाम है कॉमिनटर्न। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर सारणी पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पे दिया है सारणी, और दिया है यहाँ पर कि उपयुक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है, रॉबर्ट ओवन समाजवाद का जनक इंग्लैंड। तो देखिए, रॉबर्ट जो ओवन था वह इंग्लैंड के था, और इंग्लैंड में जो आदर्शवादी समाजवाद होता है, आदर्शवादी, इसी आदर्शवादी समाजवाद के जनक रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। और इनके कथन से प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए वह कौन व्यक्ति था जिसका कथन था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। रॉबर्ट ओवन का ही कथन था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि इंग्लैंड में समाजवाद के जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ओवन। अगला है, कार्ल मार्क्स 1867 दास कैपिटल। तो देखिए, कार्ल मार्क्स ने सन 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक किताब की रचना किया था, और दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया? आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है, निहिलिस्ट आंदोलन रूस आतंकवाद। देखिए, निहिलिस्ट जो है, यह निहिलिस्ट आंदोलन रूस में हुआ था, और निहिलिस्ट को एक आतंकवादी संस्था कहा जाता है, क्योंकि यही निहिलिस्ट था जिन्होंने रूस के जो राजा था उसके क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। सन 1821 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय, उस समय रूस के राजा था जार अलेक्जेंडर द्वितीय, और इसी जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या इन्हीं निहिलिस्ट लोगों ने कर दिया था। इनको आतंकवादी ग्रुप माना जाता है। प्रश्न पूछ रहा है, आतंकवादी निहिलिस्ट आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा रूस में। नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति रूस लेनिन। देखिए, नई आर्थिक नीति की शुरुआत लेनिन ने किया था रूस में सन 1921 में। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नई आर्थिक नीति यानी नेप शुरू किया था।
कभी कभी आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा NEP नेप। नेप की शुरुआत 1921 में लेनिन ने किया था। प्रश्न पूछ रहा है रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो रूस में नई आर्थिक नीति यानी कि नेप लेनिन ने लागू की थी। लेनिन ने लागू की थी। वर्ष पूछेगा तो सन 1921 होगा। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन मिखाइल गोर्बाचेव, ग्लासनोस्त और पेरोस्त्रोइका। देखिए ये जो नाम देख रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव, ये जो मिखाइल गोर्बाचेव है यह सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था। ध्यान रखेंगे पहले रूस का नाम था USSR और इसी USSR के अंतिम जो राष्ट्रपति थे वह थे मिखाइल गोर्बाचेव। ये जो मिखाइल गोर्बाचेव है इन्होंने अपने शासनकाल में सभी प्रांतों को बहुत अधिकार दे दिया और उनके अधिकार देने का बुरा परिणाम यह हुआ कि सोवियत संघ अनेक हिस्सों में टूट गया। और इन्हीं व्यक्ति को द्वारा जो विचार दिया गया था वह था ग्लासनोस्त और पेरोस्त्रोइका। यह रूसी शब्द है। ग्लासनोस्त का मतलब होता है ग्लास की तरह साफ साफ दिखाई देना। अगर शीशा ग्लास में कुछ रखते हैं तो उसमें क्या रखा हुआ ये साफ साफ दिखाई देता है। तो इनका नीति भी क्या था? ग्लास की तरह पूरे तरीके से साफ था, झलकता था। और पेरोस्त्रोइका का मतलब हुआ फिर से गठन करना। इन्हीं के शासनकाल में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि सोवियत संघ का विघटन जब हुआ था उस समय उनके राष्ट्रपति कौन था? तो मिखाइल गोर्बाचेव था। और इनके समय में सन 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया? तो विघटन हो गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। यह भी वर्ष याद रखेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये मिलान करने वाला है, इसको जल्दी से मिला लेते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का संबंध किससे है? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों ने मिलकर सन 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की थी। केरेंस्की क्या है? तो केरेंस्की जो है यह रूस के शासक था। जब जार निकोलस द्वितीय की हत्या कर जाती है, उसे हटा दिया जाता है, तो रूस के शासन यही संभालते केरेंस्की और यह मेंशेविक दल के नेता थे। देखिए दो शब्द है, एक है मेंशेविक और एक है बोल्शेविक। बोल्शेविक, तो ये जो बोल्शेविक है इसका अर्थ होता है बहुसंख्यक। और जो मेंशेविक होता है उसका अर्थ होता है अल्पसंख्यक। तो केरेंस्की जो था अल्पसंख्यक दल के नेता था और लेनिन बोल्शेविक दल के नेता था। ड्यूमा क्या है? तो रूस के संसद को ड्यूमा कहता है। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। ग्लासनोस्त का सिद्धांत कौन दिया था? यह दिया था मिखाइल गोर्बाचेव ने। मिखाइल गोर्बाचेव ये कौन थे? तो USSR के अंतिम राष्ट्रपति थे। इन्हीं के समय में USSR का विखंडन हो गया था। लौह पुरुष कौन है? स्टालिन। स्टालिन का अर्थ होता है स्टील का आदमी यानी मजबूत आदमी। और पूछे लेनिन के उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन के उत्तराधिकारी यही स्टालिन थे। पंचवर्षीय योजना शुरू किसने किया था? यही व्यक्ति शुरू किए थे। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है करा कि रूस के सम्राट को कहा जाता है? तो रूस में सम्राट को, राजा को जार कहा जाता है। रूस में किस राजवंश का शासन था? तो रूस में रोमनोव वंश का शासन था। रोमनोव वंश का। रूस की संसद का नाम क्या है? तो रूस के संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। कह कि रूस में कृषि दासता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुआ? तो रूस में कृषि दास प्रथा की समाप्ति 1861 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर है रासपुटिन कौन था? तो देखिए रासपुटिन जो था ना, आप लिखिए कि एक भ्रष्ट पादरी था। देखिए ये जो व्यक्ति था बड़ा रहस्यमय व्यक्ति था। हुआ क्या, इनका जन्म तो हुआ था अलग क्षेत्र में, लेकिन घूमते घूमते आ गया रस्सा क्षेत्र में। और जब रूस क्षेत्र में आया तो इसे पता चला कि उस समय जो राजा था, उस राजा के जो बेटा है उसका तबीयत बहुत ख़राब है। यानी अभी जो एक बीमारी होता है हीमोफीलिया, वही बीमारी से राजा के बेटा ग्रसित था। और यह व्यक्ति क्या हुआ कि उसके लड़का की इलाज कर देता है, और जो असाध बीमारी था जिसे बहुत इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, वह इस व्यक्ति ने ठीक कर दिया, रासपुटिन ने ठीक कर दिया। और जैसे ही रासपुटिन ठीक किया, वह राजा और रानी के नज़र में बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया और इस व्यक्ति को अपने दरबार में रख लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि रासपुटिन जो था जब भी कोई भविष्यवाणी करता था तो सही हो जाता था। अब इस व्यक्ति का प्रभाव राज दरबार में हो गया था। ये जो व्यक्ति था, इसी के प्रभाव में राजा की पत्नी जारीना थी,
और जारीना के कहने पे ही जार निकोलस द्वितीय कोई काम करता था। इस तरीके से रूस के जो शासन देखिएगा उसमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप इसी रास्पुटिन का था। इन्हें बहुत बार मारने की भी कोशिश किया गया था, लेकिन यह पता नहीं बहुत रहस्यमय तरीके से यह हमेशा बच जाया करता था। तो आपसे एक लाइन में अगर जवाब देना हो तो आप लिख सकते हैं यह एक भ्रष्ट पादरी था, यह एक भ्रष्ट पादरी था। अगला है माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो माँ उपन्यास के लेखक है मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की जो है यह माँ उपन्यास के लेखक हैं। खूनी रविवार की बात करें, देखिए 9 जनवरी 1905 में एक हत्याकांड हुआ था रूस में, रविवार के दिन हुआ था। उसी को खूनी रविवार के दर्जा दिया गया है। हुआ क्या कि जब रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय था तो उस समय रूस में बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था और राजा इन सब के डिमांड और जनता राजा के सामने इन सभी वस्तुओं का डिमांड कर रहा था। लेकिन रूस के जो राजा था वो जनता के सभी बातों को अनसुना कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी जनता अपने घरों से निकल करके नारेबाजी करने लगा और ये सभी लोग ग्रुप बना करके नारेबाजी करते हुए रूस के जो राजा था उसके महल के सामने आ गया। रूस के राजा का जो महल था वह सेंट पीटर्सबर्ग में था। सेंट पीटर्सबर्ग क्या है? वह रूस के ही एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। उसके सामने आ कर के प्रदर्शन करने लगा। जब यह प्रदर्शन राजा को पता चला कि ये लोग भीड़ लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्होंने अपने सैनिकों से उन सभी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। परिणाम यह हुआ कि जैसे ही गोली चला उन निहत्थे लोगों पर इस पूरे भीड़ में से अनेक लोगों की क्या हो गई? हत्या हो गई। और यह जो हत्या हुआ था यह हुआ था 9 जनवरी 1905 में और उस समय दिन था रविवार और रविवार के दिन था, इसलिए उस घटना के नाम दे दिया गया खूनी रविवार। तो इस तरीक़े से आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न और जितने भी विकल्प वाले प्रश्न हैं उस सबको देख लिए हैं। आप लोग को इन सब का आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा लिखा हुआ नोट्स, और बीच बीच में इस सब का सलूशन भी किताब के भाषा से अलग भाषा में बताया जाएगा। नेक्स्ट तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे जिसका नाम है इंडो चाइना हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। चूँकि यह वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है तो यह अगले जो चैप्टर है 3 चैप्टर उसका अगले बार में देखेंगे हम लोग। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।